मेरा नाम है मुकेश सुतार और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज नंबर सिस्टम की क्लास। यानी आज से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। तो जो भी स्टूडेंट जो किसी बैंक एसबीआई बैंक या पीओ हो गई या फिर एसएससी हो गई या फिर एसएससी जीडी हो गई या फिर रेलवे होगी आरआरबी एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जो गवर्नमेंट जिसमें 10+2 लेवल का सिलेबस आता है वो जुड़िए मेरी क्लास MS स्टडी 01 के साथ और अपनी एक तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाइए। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। फ्रेंड्स मैंने पहले नंबर्स को एक अलग चैप्टर बना के पढ़ा दिया 2 क्लास में, बहुत अच्छे से समझाया है, आपने देखा भी होगा। तो आज मैं उससे आगे उनके यूजेज के रूप में नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा और कहाँ पे वो काम आएंगे, नंबर संख्या प्रणाली एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स को जब पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि बेसिक रूप से नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। यानी नंबर कितने टाइप के हो जाएंगे? संख्या हो जाएगी 2 टाइप की। कौन सी हो जाएगी? रियल हो जाएगी एक। तो रियल नंबर वो नंबर होता है जो संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो संख्या रेखा पर डिनोट की जा सकती है, चाहे वो -इन्फिनिटी से लेकर कुछ भी वैल्यू हो +इन्फिनिटी तक, ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू संख्या रेखा पर डिनोट की जा सकती है, वो रियल नंबर होता है। फिर सेकेंड कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है, मैंने बताया था आपको, कि जब एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू नहीं होती, जिसको हम मान के चल सकते हैं ऐसा कोई नंबर हो सकता है लेकिन वास्तव में वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, उस नंबर को क्या बोलेंगे? काल्पनिक नंबर। जैसे हो गया रूट के -36 हो गए। तो हम जानते हैं कि रूट में एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो किसी अन्य संख्या को 2 बार गुणा करके बनी हो। जैसे रूट में अगर 25 लेते हैं हम, तो 25 एक ऐसी वैल्यू है जो 5 को 5 से गुणा करने पर बनती है। अगर रूट में 9 लिया तो 9 एक ऐसी वैल्यू है तो 3 को 3 गुणा करने पर बनती है। तो यहाँ पे माइनस रूट में -36 आ रहा है, मतलब रूट में वही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जो ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर या उसका स्क्वायर लेने पर प्राप्त हो, चाहे वो पॉइंटों में आए। लेकिन -36 एक ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या का स्क्वायर या उसको उसी से गुणा करने पर नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये -36 क्या है? तो फिर ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया, मतलब ऐसी संख्या पॉसिबल ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ हमने इसको मानना है कि ऐसी कोई संख्या हो सकती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे √36 आयोटा। अब ये आयोटा कहाँ से आया वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आपको इतना याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जब हम इससे दोनों तरफ रूट लगाते हैं तो आयोटा स्क्वायर की रूट हो गया, यहाँ पे हो गया -1 के रूट हो गया, तो रूट हटेगा तो यहाँ पे आयोटा बच जाएगा और √-1। ठीक है, तो जब भी इमेजिनरी नंबर में से अगर माइनस को हटाना है या √- को हटाना है तो वहाँ पे क्या आएगा? आयोटा। तो यहाँ पे √- की वैल्यू क्या आ गई? आयोटा। तो इसकी वैल्यू की क्या हो जाएगी? +-6 आयोटा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर। रियल जो संख्या रेखा पर डिनोट किए जा सकते और इमेजिनरी नंबर जो संख्या रेखा पर डिनोट नहीं किए जा सकते। अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा दे दे कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें दोनों नंबर पॉसिबल हो, जैसे आपको दिया 5 + -√3 आयोटा। ठीक है, अब आपको बोले ये कौन सा नंबर हो गया? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है। हमने देखा भी है कई बार, जहाँ पे रूट में 5 हो और साथ में जहाँ पे ये एक रियल नंबर है, ये क्या है? एक रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। ये दूसरा क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में? यहाँ पे ये हो रहा है कि एक ऐसी संख्या बन रही है जिसमें रियल नंबर भी आ रहा है और इमेजिनरी नंबर भी आ रही है। तो ये संख्या हो कौन सी गई? तो स्टूडेंट एक चीज़ का याद रखना, आप ध्यान रखना कि एक ऐसी संख्या अगर जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों नंबर पॉसिबल हो, दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हो, या फिर दोनों नंबर से बनकर एक ऐसी कोई संख्या बनती है, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी कहलाती है? सम्मिश्र संख्या। आपको याद रखना है कि जिस संख्या में
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों प्रेजेंट होते हैं वो संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं जो संख्या रेखा पर डिनोट नहीं किए जा सकते, अगर दोनों नंबर साथ में आ जाए तो कौन सी संख्या बनती है, एक सम्मिश्र संख्या। फिर हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर रियल नंबर को हमने दो भागों में, पूर्णांक को इंटीजर और डेसिमल में पढ़ा था। फिर इंटीजर को तीन भागों में पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और उदासीन। डेसिमल को तीन में पढ़ा था, शांत आवर्तियाँ इंटरमिनेटिंग डेसिमल, अशांत दोहराव वाली और अशांत गैर दोहराव वाली। फिर हमने क्या देखा था कि हमने एक नेचुरल नंबर पढ़ा था यानी प्राकृत संख्या। हमने क्या देखा था उसमें कि जो संख्या रेखा पर जब इंटीजर को हम जीरो के राइट साइड में डिनोट करते हैं, मतलब ऐसी संख्या रेखा जिसपे इंटीजर से जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी धन पूर्णांक एक्चुअली में क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर हमने पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब अगर हम धन पूर्णांक या नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, फिर हमने पूर्ण संख्या दो टाइप में पढ़ा था, इवन नंबर और ऑड नंबर। फिर हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर को दो टाइप में पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर हमने सहभाज्य संख्या भी पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लास के साथ। तो इस चैप्टर की पहली हेडिंग आप डाल लो, कौन सी हेडिंग होगी इसकी, पहली हेडिंग होगी इकाई अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना। ठीक है, अगर स्टूडेंट है आपको कोई संख्या दे दी जाए, मान लो दे दी जाए आपको 121 है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे। आपने शुरुआत से बचपन से सीखा है कि संख्या को जब हम गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, राइट साइड से गिनना शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो कैसे गिनते हैं, पहला अक्षर को हम क्या मानते हैं, इकाई का मानते हैं। ठीक है, फिर दूसरे अक्षर को क्या डिजिट को हम क्या मानते हैं, दहाई का मानते हैं। फिर तीसरे डिजिट को हम क्या मानते हैं, सैकड़े का। ठीक है, फिर चौथे हो जाएगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलती जाएगी। लेकिन हमने क्या देखा कि हम संख्या की जब भी गिनने की शुरुआत करते हैं राइट साइड से करते हैं और लेफ्ट की तरफ चलते हैं, और राइट साइड में जो संख्या का पहला डिजिट होता है वही उसका इकाई का अंक होता है, और जो दूसरा डिजिट होता है उसका दहाई का अंक होता है। तो आपने क्या पता किया कि इस 101 का इकाई का अंक क्या है, 1 है, दहाई का अंक क्या है, 2 है। ठीक है, अब और भी बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे 12, 57, 69, 56, 63। अब पूछ ले आपको इसका इकाई का अंक क्या है, तो ये भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से गिनना शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। राइट साइड का जो पहला डिजिट होगा वो कौन सा होगा, इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दे दे कि 5 × 7 × 3 इसका इकाई का अंक क्या होगा, समझ में आया कि 5 × 7 × 3, तो आप कैसे पता करोगे इसका इकाई का अंक क्या है। आपको पता है कि 5 का इकाई का अंक 5 है, 7 का इकाई का अंक 7 है, 3 का इकाई का अंक 7 है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये तीनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी गुणा हो रही है। गुणा होकर क्या होगा, एक दूसरी यानी चौथी संख्या बन जाएगी। वो संख्या क्या होगी, वो होगी 5 को जब हमने 7 से गुणा किया तो कितना आया, 35 आया। फिर हमने 3 से गुणा किया तो कितना आया, 105। जब हमें क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया क्या था कि 5 × 7 × 3 का इकाई का अंक बताओ, तब हमारे पास 3 इकाई के अंक थे। क्या थे, इसका इकाई का अंक 5 था, इसका 7 था और इसका 3 था। लेकिन जब हमने इन तीनों से एक संख्या बनाई जो कौन सी बन रही है, 105, उसमें इकाई का अंक क्या हुआ, ये हो गया 5। ठीक है, ये इसका इकाई का अंक हो गया। समझ में आया। तो बेसिक फॉर्म यही है कि जो संख्या को जब हम गिनना शुरू करते हैं, जो संख्या को जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गिनते हैं, तो जो पहला डिजिट होता है संख्या का वह उसका इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 हो रहा है। अगर पहले देखें हम इन तीन संख्याओं में सिर्फ इसका इकाई का अंक 5 है,
और बाकी का नहीं है, लेकिन अंतिम जो संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है उसका इकाई का अंक 5 है। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक ही संख्या होगी, चाहे वो कितनी बड़ी, उसका इकाई का अंक आप निकालोगे, लेकिन जब आपके पास बहुत सारी संख्या मल्टीपल में या जोड़ में जो भी दी जाए, उसका इकाई का अंक निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। जब आपको सिर्फ एक संख्या दी जाए तो आप इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने दे दिया 57 इंटू 21 इंटू 39। अब मैं आपको पूछ लूँगा इनका इकाई का अंक क्या होगा, आप पता कर पाओगे? आप क्या करोगे, संख्या बनाओगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप, मैंने अभी समझाया था कि जब संख्या मल्टीपल या गुणा में हो बहुत सारी, तब इकाई का अंक वही होगा जो सब उनका गुणनफल यानी अंतिम आंसर होगा, क्योंकि हम पहले इनका इकाई का अंक डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आप इतना लंबा गुणा कब तक कर पाओगे? अगर आप 27 को पहले 57 को 21 से गुणा करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 39 से गुणा करोगे, कब तक पॉसिबल होगा? तो अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमें ऐसी संख्या दी जाए तो बहुत सारी बड़ी वैल्यू दी जाए, कि जैसे 10 संख्या, अगर हमें 10 संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए तो क्या हम गुणा करने थोड़ी बैठेंगे? आपको याद रखना है कि जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो चाहे वो कितनी बड़ी संख्या अगर गुणन में हो, तो उसमें जो इकाई का अंक का गुणा होगा वही आंसर का आएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक का गुणा क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 इंटू 1 इंटू 9। तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है, संख्याओं अगर गुणन में है तो उनका इकाई का अंक ही गुणन में लेना है। तो यहाँ पे 7 और 1 का गुणा क्या हो गया, 7 इंटू 9। तो यहाँ पे संख्या बन रही है 63। तो इसका इकाई का अंक आ गया 3। तो इस पूरी संख्या को जब हम इसका सोल्व करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे, तब जो इकाई का अंक आएगा वो भी 3 ही आएगा। कैसे आएगा? चलो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे अब 57 को 21 से किया तो कितना आया, 57 आ गया, और ये आ गया 114, यानी हो गया 1197। जब 1197 को हमने 39 से किया तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया 63, असल की 3, 81 और 6 हो गया 87, असल की 8, 9 और 8 16, सॉरी 17, यहाँ पे असल की 1, 9 और 1 10, 21 असल की 2 और 9 3 27 और 2 29, असल की 2, 3 2 5, फिर क्या बन रहा है 3, ये कितना बन गया 3 8 7 6 4, ये इसका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली में इकाई का अंक कितना आया, 3 आया। हमने क्या निकाला था 3, हमने इसको 10 सेकेंड दिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया सिर्फ कम से कम 2 मिनट दे दिए। अगर यहाँ पे 5 संख्या हो जाती, जैसे 41 हो गया, 49 हो गया, तब हम क्या करते, तो फिर से उसको गुणा करते, फिर से गुणा करते, ऐसे थोड़ी निकल पाएगा इकाई का अंक। तो आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें एक संख्या गुणन में दी जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो संख्या हमें गुणा में दी गई है उनके जो इकाई का अंक है उसको ही हम लेके गुणा कर लेंगे। तो जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा वही संख्या का इकाई का अंक। जैसे इसको यहाँ पे 1 आ जाएगा इकाई का अंक, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और 1 का हो जाएगा 9, 63 को 9 से करेंगे तो इनका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, इसका संख्या का इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। फिर आपको कुछ मैं एग्जांपल्स कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन स्लाइड नंबर में फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इकाई का अंक ज्ञात करो। हमारे पास वैल्यू क्या है पहली 29, फर्स्ट में क्या है 29 इंटू 32 इंटू 47, 58 और 61, 58 और अब अगर हमें इसका इकाई का अंक निकालना हो तो क्या हम इसको गुणा थोड़ी करेंगे, यहाँ 5 वैल्यू है, कब तक कर पाएंगे इसको गुणा।
तो यहाँ पे क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, इन सभी संख्याओं के इकाई की अंक ही लेना है हमें, ठीक है। तो 9 हो गए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। 9 2 18 हो गए, 7 8 56 हो गए, 1 हो गया। अब इसका वापस इकाई का अंक लेना है। 8 2 7 2 8 संग 48 हो गया, इंटू 1 हो गया। 8 और 1 का इकाई का अंक आ गया 8, ठीक है। इस पूरी कंप्लीट डिजिट का इकाई का अंक क्या होगा, ये हो जाएगा 8। क्यों हो जाएगा कि हमने पहले 29 में से 9 ले लिया, 32 में से 2, 45 में से 7, यहाँ पे 8 और 1, इन दोनों को गुणा किया 18 आ गया, इन दोनों को 56 आ गया। फिर यहाँ पे वापस हमने इकाई का अंक ही ले लिया, क्योंकि जब तक चाहे संख्या कितनी बड़ी बन रही हो वापस हमें लेना सिर्फ इकाई का अंक ही है गुणा में, क्यों हमें लास्ट में वो इकाई के अंक का जो मल्टीपल होगा वही आंसर आएगा, चाहे संख्या को आप एक्चुअली में गुणा करके देख लो। यहाँ पे 48 आ गया और इसको 1 से किया तो 1 को 8 से करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड है 279 इंटू 982, ठीक है। फिर 881, फिर क्या है 486 लास्ट में क्या है नाम है 388। अब अगर मैंने पूछ लिया कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो क्या आप इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने थोड़ी बैठोगे। अगर ये तो चलो थोड़ी पॉसिबल थी, आप कुछ टाइम में निकाल पाओगे, लेकिन इसका कब तक निकाल पाओगे। और अगर इतना निकालने अगर आप लग भी जाओगे तो आपके 100% में गारंटी लेता हूँ आपकी एक ना एक गलती जरूर होगी, और जब एक अगर गलती होगी तो आंसर में गलती आएगी और आंसर आप गलत कर बैठोगे। क्योंकि एग्जाम में आपको कोई मोबाइल नहीं देगा कि लो गुणा कर लो, कैलकुलेटर नहीं देगा कि लो गुणा कर लो, खुद को करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इकाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 9 लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 6 और 1 8। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों का कितना होगा, 48 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 8 का क्या होगा 64। तो इस संख्या का पूरी का इकाई का अंक क्या हुआ 64। कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 सेकेंड, आंसर आ गया। वरना निकाल पाते 5 सेकेंड में इतना आंसर, निकाल पाते। तो आपको मैं बेसिक रूप से यही कहता हूँ कि जब भी हमें इकाई का अंक पूछा जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या एक गुणनफल में हो, चाहे कितनी सारी संख्याएं हो, हमें क्या करना है, उन संख्याओं का अगर गुणनफल में हो तो उसको इकाई का अंक पहले ही अलग कर लेना है, और उसका जो गुणनफल होगा वही अंतिम इकाई का अंक होगा। जब तक हमें पॉसिबल हो, चाहे संख्या अब यहाँ पे अगर 48 बन रहा है तो ये नहीं कि अब अगर पहले हमने इकाई का अंक ले लिया तो अब दोबारा नहीं ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते हैं। वरना अगर आप तो यहाँ पे 48 को 8 से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो 48 को 8 से करोगे तो इकाई का अंक तो सेम ही आना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़ो, करो कोशिश। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 288 प्लस 347, 288 प्लस 347, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है -468 इंटू 273, फिर क्या आ रहा है प्लस के 629 का स्क्वायर। तो अभी मैंने क्या समझाया था, अगर संख्या मल्टीपल में हो तो इसका इकाई का अंक ही मल्टीपल करना है। अगर जोड़ में हो, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इकाई का अंक निकालने के लिए जोड़ेंगे थोड़ी, पूरी संख्या नहीं जोड़नी है, अब वो इकाई का अंक ही जोड़ना है। अगर स्क्वायर भी लेना हो तो सिर्फ इकाई के अंक का ही स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, ये इकाई का अंक 15 आ गया, माइनस यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या बन रहा है 8 3 24 24 बन रहा है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर लोगे तो क्या बन रहा है इकाई के अंक का 81। तो यहाँ पे ये 5 आ गया और ये प्लस में कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, और माइनस में कितने आ रहे हैं 4, इकाई का अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि अगर जोड़ में हो तब भी आपको इकाई का अंक ही जोड़ना है, अगर गुणन में हो तो इकाई का अंक ही गुणा करना है, अगर स्क्वायर में हो तो इकाई के अंक का स्क्वायर लेके अलग निकाल लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो इकाई का अंक होता है ना वो उसी फॉर्म में आता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो
तो घूमकर उतना ही आता है। तो आपको जब भी इकाई का अंक पूछे तो आपको क्या करना है, अगर गुणा हो रही है तो इकाई का अंक लेके गुणा कर लो, जोड़ना पड़ रहा है तो इकाई का अंक लेके जोड़ लो, भाग देना पड़ रहा है तो इकाई के अंक में भाग दे दो, अगर स्क्वायर लेना पड़ रहा है तो इकाई का अंक लेकर स्क्वायर ले लो। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे आंसर आ गया कि यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव इकाई का अंक कितना बनेगा संख्या का 6 बनेगा, और नेगेटिव में इकाई का अंक कितना है 4। जैसे 4 घटाएंगे इकाई का अंक 2 बनते, मतलब इस पूरी बड़ी संख्या का इकाई का अंक क्या बनेगा हमारे पास 2 बनेगा। फिर क्या है चौथा, चौथा क्या बोल रहे हैं, चौथा क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा क्यों अभी आपके समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या है, एक हेडिंग है, एक शायद क्वेश्चन बीच में डाल दिया है, इसमें एक हेडिंग होगी वो पढ़ाईगा, उसके बाद ही होगा पॉसिबल, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 5वां क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। अब मैं क्या करता हूँ, स्लाइड पे ये दूसरी, अब आपको पूछ ले कि प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पूर्ण संख्या क्या होती है पहले तो ये बताओ, मैंने नंबर्स को पढ़ाया है तो मैंने क्या पढ़ाया कि जब हम इंटीजर्स को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन जब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर या प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर ले तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 1 2 3 से लेकर, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 110 से पूर्ण संख्या। तो अगर हमें प्रथम 110 पूछा गया है, प्रथम 110 पूर्ण संख्या, तो हमें पता है कि अगर शुरुआत अगर 1 से होती तो प्रथम 110 में 110वीं संख्या अंतिम होती, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो क्या रही है, 0 से, 0 से हो रही है तो 110वीं संख्या क्या हो जाएगी 100। ठीक है, फिर क्या दे रहा है, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक याद करो। इसमें इकाई का अंक याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो योग करना पड़ेगा, क्योंकि योग करने के बाद में जो संख्या बन रही है उसका इकाई का अंक पूछा गया है। एक तो मैंने व्यवहार बताया था कि जो भी संख्या अगर जोड़नी हो तो उसके इकाई का अंक जोड़ लो, आप वैसे इसका इकाई का अंक जोड़ने जाओगे तो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा संख्या है, आप क्या करोगे, इसका योग, अगर हमें योग याद करना हो तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 को अलग ले लेंगे और 1 से लेकर 2 से 3 से 1 से 9 से ये संख्या अलग हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे 0 प्लस n की वैल्यू कितनी है 109 इंटू 1 110 अपॉन, तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का है योग। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, 110 इंटू एन प्लस एन 110, ये कितनी आ जाएगी 55। अब अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू तो 0 यानी है, सॉरी इकाई का अंक यानी अगर कोई संख्या मतलब कितनी भी बड़ी हो उसके इकाई के अंक में अगर 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 की लेने की आवश्यकता नहीं। तो संख्या कौन सी बनेगी 109 इंटू 55। फिर अगर हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो क्या हम इसको गुणा थोड़ी करेंगे, तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर संख्या गुणनफल में हो तो इनके इकाई के अंक का ही गुणनफल निकाल लो। तो 9 इंटू 5 कितना आ गया 45। मतलब जब हम 1 से लेकर 0 से यानी प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे तो उस योग में जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक भी 5 ही होगा, इकाई का अंक। समझ में आया। इसका इकाई का अंक निकालने के लिए कि आपको क्या जरूरत है, आपको प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं के वर्ग की जरूरत, सॉरी योग की जरूरत है। योग कैसे निकालेंगे, 0 को अलग ले लेंगे और 1 से लेकर 109 तक संख्याएं अलग ले लेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे संख्या गुणा में आ रही है तो मैंने बताया था कि जब भी संख्या गुणा में हो तो उनकी इकाई का अंक ही गुणनफल के रूप में आप ले लो। तो यहाँ पे 9 और 5 लिया तो 45 बन गया, या इसका इकाई अंक हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट में पहला क्या है कि अगर हमें 4 संख्या दी जा रही है, जैसे 1 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर सॉरी यहाँ पे है 7 की पावर 4 और 9 की पावर। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का याद रखना है कि जब अगर ये संख्या हो 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4 या 9 की पावर 4, जब अगर या तो आपको यही संख्या दी जाए या फिर ऐसी संख्या दी जाए जिनका इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो, अगर उसकी पावर 4 है तो अगर हम जो संख्या पावर को हटाने के बाद बनेगी उसका इकाई का अंक भी कितना होगा, उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 1, 3, 7, 9 आ रहा है उनकी जब पावर 4 हो तो उसको पावर को हटाने के लिए जब हम संख्या को बड़े रूप में लेंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। 1 यहाँ पे क्या होगा इकाई का अंक। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ये होगी फर्स्ट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 8 की पावर। अब आपको ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 2, 4, 6 और 8 हो, अगर जो संख्या जिनकी इकाई का अंक 2, 4, 6 और 8 हो उसका अगर हम पावर 4 लेके सोल्व करेंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो 1, 3, 7 और 9 का इकाई का में से अगर पावर 4 का इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, 2, 4, 6 और 8 के पावर 4 का इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर 31 आपको दे दी 31 की पावर 4, इसका इकाई का अंक बताओ, तो मैंने क्या बताया कि जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 1 हो तो उसकी पावर 4 लेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, इसका 1 ही आएगा। जैसे 31 को 31 इंटू 31 मैंने आपको क्या बताया था कि अगर संख्या 4, 5 जितनी भी संख्या अगर गुणनफल में हो तो उसका इकाई क्या लेंगे, उन सभी संख्याओं का इकाई का अंक ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, समझ में आया कि जब भी संख्या के का इकाई का अंक अगर 1, 3, 7 और 9 हो तो उसकी पावर 4 का इकाई का अंक भी 1 होगा। ठीक है, अगर संख्या की इकाई का अंक 2, 4, 6 और 8 हो और उसकी पावर 4 है, तब हम उसको सोल्व करेंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक होगा हमेशा 6। फिर आपको तीसरा क्या ध्यान रखना है, अगर 5 की पावर 4 हो या फिर 5 की पावर n हो, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। 5 क्या होगा 5, मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक अगर 5 है उस संख्या का चाहे कितनी भी पावर ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे n ले लो, कितनी भी पावर कर लो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। कितना आएगा 5। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली ये बात कि 1, 3, 7, 9 अगर संख्या के इकाई के अंक में ये 4 आ रहे हैं और उनकी पावर 4 लेनी है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। फिर अगर 2, 4, 6 और 8 ये 4 अगर इकाई के अंक में आ रहे हैं तो उसकी पावर लेनी है अगर 4 तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। फिर तीसरी क्या ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या की पावर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो अगर हम उस संख्या की चाहे कितनी भी पावर लगा लो, चाहे n पावर लगा लो, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, ओके। फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने अगर अब आप बोलोगे सर है कि आपने बता दिया कि अगर संख्या की पावर 4 होगी तब तो हम इकाई का अंक ले लेंगे, फिर पावर 4 से ज़्यादा हुई तब क्या करेंगे। अगर पावर 4 से कम है तब तो आपको ध्यान रखना है इतनी पावर आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर पावर 4 से अधिक है, जैसे ये मैंने ये बोल दिया कि 27 है, इसकी पावर 26 है, अब इसका इकाई का अंक निकालो, तब आप क्या करोगे,
तो मैंने एक बार अभी आपको क्या बताया था कि अगर पावर 4 तक पॉसिबल हो तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे 7 की पावर 4 होती है तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाता, 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 26, 26। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इकाई का अंक निकालना हो तो इकाई के अंक की ही पावर लेनी चाहिए। तब आप क्या करोगे, 7 की पावर 26, इतनी थोड़ी लेके चलोगे यार। चलो माना कि आएगा आंसर 7 की पावर लेने से, लेकिन 26 तक थोड़ी करने चलोगे। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या, तो संख्या घातांक रूप है, यह संख्या क्या है, घातांक रूप है, घातांक रूप है, ये क्या है, घात है। अगर संख्या घातांक रूप में हो और संख्या अगर घातांक रूप में हो और घात अगर 4 से अधिक हो, तो आपको इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है कि उस घात में 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वही घात बाद में वापस लेके इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पे घात कितनी आ रही है, 26 आ रही है। इसमें से 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 6 चौक 24, यानी 2 शेषफल आएगा, शेषफल आएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक कैसे निकलेगा, अब 27 की पावर 2 शेष बच रहा है, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया कि इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है, संख्या का इकाई का अंक की पावर लगाओ। तो यहाँ पे क्या होगी, 7 की पावर 2, ये कितनी होती है, 7 × 7 यानी 49। तो संख्या इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 49 यानी 9। इस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा, 9। समझ में आया, इकाई ओके 9 होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगर संख्या घातांक रूप में हो और घात 4 से अधिक हो, तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है कि उस घात में 4 का भाग देना है, और जो शेषफल आएगा वही हमें घात लेनी है। ठीक है, आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली, अगर संख्या घातांक रूप में हो, आपको नोट बना के लिख लेना है, स्लाइड में आपको दिख रहा हो। अगर संख्या किसी संख्या की पावर अगर 4 से अधिक हो, नोट क्या बोला है, अगर किसी संख्या का घातांक 4 से अधिक है तो इकाई का अंक निकालने के लिए घातांक में 4 का भाग देंगे, और बाद में जो शेष बचता है उसी को संख्या का घातांक या फिर पावर मान लेंगे। फर्स्ट नोट में आपको लिखना है कि अगर संख्या की घात, अगर संख्या की घात या 4 से अधिक हो, 4 से अधिक हो, तो इकाई का अंक निकालने के लिए घात में 4 का भाग देकर जो शेष बचता है वही पावर घात लेंगे, वही घात। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे सर मुझसे कि अगर सर अगर घात में अगर 4 का भाग देंगे, अगर पावर में जो शेष बचता है वही हम लेंगे, अगर सर शेष 1 बचेगा तो हम 1 ले लेंगे, 2 बचेगा हम 2 ले लेंगे, 3 बचेगा तो हम 3 ले लेंगे, अगर लेकिन 4 तो बच नहीं सकता। एक अगर पावर ऐसी होगी जो संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे हो गया 26 की पावर अगर 24 ये होता, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करो। आपको अब क्या याद रखना है कि सेकंड नोट में आपको क्या याद रखना है, नोट ये फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, कि अगर पावर को जब हम छोटा बनाने के लिए 4 से भाग देते और शेषफल को पावर मानते, अगर वहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है या फिर संख्या पूर्णतः नहीं, घात पूर्णतः 4 से विभाजित हो रही है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, घात को 4 ही मान लेना है। ठीक है, अब इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 26 की पावर 4। ठीक है, ये यहाँ पे पावर को 4, जहाँ पे संख्या की घात में 4 का भाग पूरा जाता है वहाँ पे पावर आपको 4 लेके चलना है, ट्रांसफर निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड नोट में क्या लिखना है कि जब घात पूर्णतः 4 से भाज्य हो, पूर्णतः 4 से भाज्य हो तो घात को 4 ही ले लेना है,
4 ही ले लेना। ठीक है, तो दो नोट आपको क्या समझ में आया कि पहला कि अगर संख्या की घात 4 से अधिक हो चाहे, अब संख्या की घात तो कुछ भी आ सकती है, जैसे एग्जांपल आ गया, मैंने पूछ लिया 29 की पावर 1065, इसका इकाई का अंक बताओ, तो आप इकाई का अंक निकालने के लिए यहाँ पे तो इकाई का अंक ले लोगे, लेकिन पावर थोड़ी करते चलोगे, इतनी बड़ी पावर कब तक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है। तो कितनी बार गया, ये गया एक बार, बच्चे 2 26, 8 24, बच्चे 2 25, 1। तो यहाँ पे पावर कितनी, एक शेष बल बच रहा है, तो पावर 1 ही हो जाएगी, तो 9 की पावर 1 यानी इकाई का अंक आ जाएगा 1। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर संख्या की घात 4 से अधिक हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम घात में 4 का भाग देंगे और जो शेष पल बचेगा वही घात लेंगे। दूसरा नोट क्या याद करना है कि जब हम घात में 4 से भाग देंगे, अगर घात पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी या शेषफल 0 बचेगा, तब आपको घात 4 ही ले लेनी है। ठीक है, ओके, समझ में आया। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या कहता है कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 से लेकर 2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 से लेकर 100 की पावर, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं की पावर लेके तो इकाई का अंक निकाल नहीं सकते कि पावर 5 तक कब तक जाएंगे, इसके चले जाएंगे, चलो 10 तक निकल जाएंगे, लेकिन अगर 99 की पावर 5 कब तक करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या की पावर 4 से अधिक है तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है, पावर में 4 का भाग दे देना और जो शेष बचेगा वही पावर ले लेनी। तो 5 में अगर जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे पावर आ जाएगी 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 ऐसे 100 की पावर 1। पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, चाहे लो चाहे ना लो। तो यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी फिर हमारे पास, फिर बन जाएगी हमें 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 2 यानी 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। आपको ध्यान रखना है कि पहले का इकाई का अंक 0। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, आपको याद रखना है कि अगर संख्या गुणनफल में दे रखी हो और अगर किसी एक भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो वो सभी संख्याओं का गुणनफल का जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक 0 होगा हमेशा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। या फिर ऐसी संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि 25 इंटू 45 इंटू 66 इंटू 70 इंटू 79। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका इकाई का अंक बताओ। तो आपको क्या याद रखना है, हमारे पास 70 एक ऐसी संख्या आ रही है जिसका इकाई का अंक 0 है, तो इसका पूरा का इकाई का अंक 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखें, जैसे 37 इंटू 49 इंटू 22 इंटू 15। अब पूछो, मैं पूछ रहा हूँ बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा। आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब इन संख्याओं में से कोई दो ऐसी संख्या है जिनमें 2 और 5 के गुणनखंड आ रहे हो, यहाँ पे 2 आ रहा है गुणनखंड, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो एक ऐसी संख्या आ रही हो जिनमें 2 और 5 के गुणनखंड हो, तो वो गुणा होकर जब इकाई का अंक निकलेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक भी 0 होगा। कैसे होगा, जैसे हमने 7 और 9 को किया तो 9 63 आ गया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 5 लिया, तो यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 2 5 10 आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 किया तो 0 आ गया। ठीक है, इकाई का अंक 0 आ गया। आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या है जिनमें या तो किसी एक संख्या में अगर इकाई का अंक 0 आ रहा है तो संपूर्ण परिणाम का इकाई का अंक 0 होगा, या फिर किसी एक या दो संख्या में अगर संख्या में गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में 2 या 5 के गुणनखंड आ रहे हैं तो उनका भी जब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो
0 आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 की पावर 17, 2 की पावर 17, 3 की पावर 1 की पावर 37, 2 की 37, 3 की 37 से लेकर 27 की पावर 37 का इकाई का अंक बताओ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 37, 3 की पावर 7 से लेकर आ गया 27 की पावर 37, इसका इकाई का अंक निकल। हमने क्या पढ़ा था कि जब घात 4 से अधिक हो तो उसमें 4 का भाग देंगे और जो शेष पर आएगा वही घात लेंगे। तो यहाँ पे 37 में जब 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36 बार पूरी पर जाता है और एक शेष पर बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 22, क्या इकाई का अंक निकालना है तो 1 से लेकर n तक की संख्या हो गई। तो प्रथम n संख्याओं का इकाई का अंक सॉरी योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, 22 इंटू n प्लस 1 28/2, ये आ गया 14 आ गया। संख्या क्या बन रही है हमारे पास 27 इंटू 14, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 1 की पावर 30, 2 की पावर 30 से लेकर 62 की पावर 30, यानी 1 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 30 से लेकर प्लस 62 की पावर 30, इसका इकाई का अंक बताना है। तो हमें क्या पता है कि पावर 4 से बड़ी है तो 4 का भाग देंगे। यहाँ पे 30 में 4 का भाग दिया तो शेष पर 2 आ रहे, तो क्या बन जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 से लेकर 62 की पावर 2। अब हमें यहाँ पे पता है कि जब संख्याएं पावर में चल रही हो और स्क्वायर दे रहा हो तो अब इकाई का अंक निकालने के लिए हम स्क्वायर तो करके ले नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, हमें सेकंड क्या पता है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, ऊपर वाला मिटा दे सॉरी। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा कितना आएगा, एन कितनी वैल्यू होगी 62 इंटू एन प्लस 1 यानी 63 इंटू 2n प्लस 1 यानी 120 124 और 125 125/6। इसमें 6 को काटेंगे ये 31 बार गया, 3 बचा, यहाँ से 3 काटेंगे 21 बार गया, तो आंसर क्या आ रहा है 31 इंटू 21 इंटू 125। इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आया कि जब भी हमें घात रूप में संख्या दी गई हो और घात की वैल्यू 4 से अधिक हो तो 4 का भाग देंगे, उसमें शेषफल ले लेना और जो शेषफल बचेगा उसे ही घात मान के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 55 से लेकर हमें कितनी दे रखी है 55 की पावर 55, इसका इकाई का अंक बताओ। तो यहाँ पे पावर 4 से बड़ी है तो भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, 1 की पावर 3 52 बार जा रहा है, 2 की पावर 3 सॉरी 52 तक जा रहा था प्लस 55 की पावर। अगर हमें संख्या एक क्यूब में दे रखी हो, अगर संख्या मतलब घन में दे रखी हो और उनका योग याद करना हो तो हमें क्या पढ़ा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा 55 संख्या, तो 55 इंटू 56/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा कितनी बार जाएगा 28 बार। तो यहाँ पे भी अंदर इकाई का अंक क्या आ रहा है कि मैंने आपको बताया कि जब संख्या गुणनफल में 5 और 2 के गुणनखंड हो तो इनका इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे 5 और 8 के गुणनखंड, 8 में 2 हो रहा है, इकाई का अंक 0 आ गया, 0 स्क्वायर करेंगे 0, इनका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। ठीक है कि 3629 फैक्टोरियल की पावर 4387। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 3629
फैक्टोरियल की पावर है 46 ऐसी, ठीक है। तो इसमें पावर 4 से बहुत बड़ी है, उसको हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 3629 फैक्टोरियल। पावर कितनी हो जाएगी, एक बार गया 0, एक बार गया बच्चे 2 8, पावर आ रही है 3। अब हमें यहाँ पे जो संख्या अंदर है उसका निकालने के लिए हमें इकाई का अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या की तो हम पावर 3 तक ले नहीं सकते। तो अब हमें संख्या क्या दे रखी है अंदर, फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल को मैं आपको पढ़ाता हूँ बेसिक टू एडवांस। पहले जब हमें फैक्टोरियल पूछा जाए, फैक्टोरियल 0 या फिर 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है 1 होगी, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर n-1 इंटू n तक। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी हमें फैक्टोरियल में वैल्यू दी जाए तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा जो संख्या 1 से शुरू होकर जितनी वो संख्या है उन सभी संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणन। अगर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी जाए तो 1 से शुरू होकर 2 तक खत्म हो रही है, 3 में 1 से 2 शुरू होकर 2 से 3 तक। लेकिन यहाँ पे आंसर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है 3629 का फैक्टोरियल। तो ये 3629 तो बहुत बड़ी संख्या है। जब हम इसका गुणन करेंगे तो एक लिमिट यानी 4 के बाद में 5 भी आ जाएगा। अब जब 5 आ जाएगा तो 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें 2 और 5 का गुणनखंड आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, उस संख्या में इकाई का अंक 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर इकाई का अंक 0 आ गया तो इसकी क्यूब करेंगे तो ये भी 0 आएगी। तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तो आपको बेसिक रूप से ये याद रखना है कि अगर संख्या का मान लो मैंने यहाँ लिखा है 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख लो आप एक बार, यहीं पे लिख लो कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 6 6 24 120। अगर कोई संख्या 5 या 5 से अधिक फैक्टोरियल में हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्यों याद रखनी है कि जब तक हम 5 तक के फैक्टोरियल में पुगेंगे, यहाँ पे 2 और 5 का गुणनखंड आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, जिसकी वजह से इकाई का अंक 0 बन जाएगा और पूरी संख्या का इकाई का अंक 0 बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी फैक्टोरियल में 5 से अधिक हो और उसका इकाई का अंक पूछा गया है तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 3416 फैक्टोरियल में 123 फैक्टोरियल का इकाई का। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन फैक्टोरियल है 3416 में फैक्टोरियल 100, ठीक है। अब हमें इकाई का अंक, आप मैंने अभी क्या बताया था कि जब ये संख्या का हम सोल्व करेंगे पर तक इस संख्या को पुगाएंगे तो लास्ट में ऐसी संख्या बनेगी जिसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि जब फैक्टोरियल में वैल्यू आ रही है और 5 से अधिक जा रही है, तो अगर संख्या 5 से अधिक जा रही है तो उसमें 2 और 5 के गुणनखंड भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं। यहाँ पे संख्या 123 तक पुगेगी तो उसमें 4 भी आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो या शेषफल 0 हो तो हमें घात 4 ही लेनी है, तो इसकी पावर 4 लेंगे। फिर भी ये इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पूरी संख्या का इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक का इकाई का अंक। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेकर 100, इसमें जो हमारे पास वैल्यू लास्ट में प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल
2 का मान कितना होता है 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24 होगा। और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा। इसे हमने क्या देखा कि जब 1 2 3 4 और 5 हम 5वें फैक्टोरियल तक पहुँचते हैं तो हमारे इकाई का अंक 0 आने लगता है। तो हम जोड़ करेंगे तब भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो हमें क्या पता है कि हमें इतनी संख्या का इकाई का अंक निकालना है, उससे तो आगे बस निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ उसके बाद में हर संख्या के इकाई के अंक में 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगी 3, 3 और 6 हो जाएगी 9 प्लस ये 24। यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 यानी 13। तो इस पूरी आंसर का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसी क्वेश्चन से कराऊंगा 9th नंबर क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू, जुड़े रहिए क्लास से। नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे हम, जाएंगे। ठीक है, बाय।